सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो मित्रों, आज मैं एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है यह दंत्रित मुस्कान। यह नागा अर्जुन द्वारा जो लिखी गई कविता है। तो आइए पहले हम लोग एक परिचय जानते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ। बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर ये पढ़ाई करेंगे बनारस और कलकत्ता चले गए। तो इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कब जन्म हुआ, कब कहाँ हुआ, ये ज़्यादा आपको याद रखना है। ठीक है। 1936 में श्रीलंका गए और वहीं इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दीक्षित हुए अर्थात दीक्षा प्राप्त की। अर्थात एक गुरु से विशेष शिक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाता है? दीक्षा ले रहे हैं, यानी दीक्षित होना। तो बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हो गए। कहाँ जाकर? श्रीलंका जाकर। 1936 की बात कर रहे हैं हम लोग। 2 साल प्रवास मतलब दूसरे देश में रहने के बाद 1938 में ये अपने भारत देश यानी स्वदेश लौटे। घुमक्कड़ी यानी जो व्यक्ति हमेशा घूमता फिरता रहता हो, इधर उधर जाता रहता हो, यात्राएं करता रहता हो। और अक्खड़ स्वभाव मतलब क्या होता है कि जो हृदय में होता है वही वाणी पर होती है। मतलब बेबाक निसंकोच अपनी बात को रखने वाले कौन थे? नागार्जुन जी थे। ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। अनेकों बार इन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, यानी पूरे भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। अब हम लोग काव्य कृतियों की बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। याद रखेंगे आप। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये हम लोगों ने बात की रचनाओं की। हम लोग जानेंगे कि उनकी रचनाएं कितने खंडों में प्रकाशित हैं। तो 7 खंडों में इनकी संपूर्ण रचनाएं जो हैं वो प्रकाशित हैं। किस नाम से? नागार्जुन रचनावली के नाम से। तो इन्होंने कविता के अलावा और भी अन्य शैलियों में, गद्य शैलियों में रचनाएं की। जैसे लिखा देखिए आप यहाँ पर, उपन्यास। ठीक है। तो इन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, जो गद्य शैली का नाम है, कविता तो पद्य शैली है ना, तो गद्य शैली में भी इन्होंने अनेकों रचनाएं की हैं। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेकों पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जैसे हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। अनेकों पुरस्कार इनकी झोली में है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की, साहित्य को एक मतलब नया रूप दिया। मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा कहाँ की है? बिहार की है, पता होना चाहिए आपको। मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और कविता लिखने के साथ साथ ये आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे, भाग लेते रहें, और इस कारण से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। देखिए लिखा है यहाँ पर, राजनीतिक सक्रियता यानी राजनीति में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। पहले के कवियों को भी जेल जाना पड़ता था क्योंकि वो कविताओं से जनता को जागरूक करते थे, आक्रोशित करते थे, जो शासक को बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। हिंदी और मैथिली के समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। हिंदी भाषा, मैथिली भाषा, बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा। ठीक है। इन चारों भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में ये कविताएं लिखते थे। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। इनकी मातृभाषा क्या है? मैथिली है। और मैथिली भाषा में किस नाम से प्रतिष्ठित है? ये यात्री के नाम से। नागार्जुन यात्री के नाम से बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं। हम लोग जानेंगे कि इनकी कविताओं के क्या मतलब विषय रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर है लोक जीवन से गहरा सरोकार। लोक जीवन मतलब लोगों का जीवन, संसार का जीवन, सांसारिक लोगों का जीवन। गहरा सरोकार मीन्स, सरोकार में से होता है फिक्र। ठीक है। तो ये लोगों के जीवन के प्रति फिक्रमंद रहते थे, चिंता लगी रहती थी उनको ये लोगों की, और इस चिंता को वो अपनी रचनाओं में व्यक्त किया करते थे। और उसके अलावा भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने अपनी कविता में लिखा। राजनीतिक स्वार्थ के बारे में लिखा कि राजनीति में जो से जुड़े हुए जो लोग हैं कितने स्वार्थी हो चुके हैं, और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति
मतलब पतनशील स्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ जो समाज को कहाँ ले जा रही हों, पतन के रास्ते पर ले जा रही हों, इसके प्रति इन्होंने अपने साहित्य में जो है अपनी सजगता अर्थात अपनी जागरूकता प्रकट की है। ये व्यंग्य में भी माहिर है। व्यंग्य मतलब समझना चाहिए आपको उपहास, जहाँ पर कवि या लेखक अपनी बातों को, गंभीर बातों को व्यंग्य के माध्यम से पाठक वर्ग को या समाज को समझाना चाहता हो, उसे व्यंग्य कहते हैं हम लोग। आगे और बहुत कुछ इनके बारे में। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। कबीर की आप बात जानते हैं। कबीर जो है निर्गुण भक्ति परंपरा के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, तो इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर काल, ये छायावाद के बाद का जो काल है उसके कवि अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने की कविताएं गांव की चौपाल और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। कहने का अर्थ ये हुआ कि उनकी कविताएं जो केवल पढ़े लिखे लोग ही नहीं बल्कि गांव के चौपाल यानी गांव के जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बड़ी रुचि लेकर पढ़ते हैं और उनके बीच भी उनकी कविताएं क्या रही हैं, लोकप्रिय रही हैं। साहित्यिक दुनिया यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, उनके अलावा ग्रामीण लोग भी इनकी कविताओं में रुचि दिखाते रहे हैं और उनके बीच इनकी कविताएं लोकप्रिय रही हैं। छायावादोत्तर जो है ये काल का नाम है। साहित्य में अनेकों काल से जो है साहित्य को बांटा गया है। ठीक है, आप लोग जब साहित्य पढ़ोगे आगे जाकर आगे कक्षाओं में 12th में या ग्रेजुएशन में आप हिंदी लेते हो तो उसमें ये शब्द को आप अच्छे जानोगे। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि, जन कवि का अर्थ क्या होता है, जनता का कवि। ठीक है, जो जनता की समस्याओं को अपनी कविता में व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, जन कवि कहते हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े, सामयिक मतलब जो करंट अभी जो मतलब वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को बड़ी गहराई से अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली, है ना। इनकी कविताएं आंदोलन से जुड़ी हुई थी जिसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता, व्यापक मतलब क्या होता है, विस्तार, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल रूप से जन समूह ने इनका समर्थन किया। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। छंद कवि का जो है मतलब कविता लिखने का मूल रूप होता है। छंद कविता का बहुत सारा प्रकार होता है, अलग अलग कविता अलग अलग प्रकार में लिखी जाती है और उन्हीं प्रकार को छंद कहते हैं। सुना होगा आपने, चौपाई सुना होगा, दोहा सुना होगा, सोरठा सुना होगा, गीतिका सुना होगा, हरि गीतिका सुना होगा। ये सब क्या है बताइए, ये सब अलग अलग छंदों के नाम हैं और ये मुक्तक छंद में कविता लिखते थे। मुक्तक छंद मतलब जहाँ पर अलंकार का या रस का या अनेक जो तत्व होते हैं कविता के, उसके बिना जो है मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से जब कवि अपनी बात को कविता के माध्यम से प्रकट करता है तो वो कविता क्या कहलाती है, मुक्त छंद वाली कविता कहलाती है। जहाँ मतलब कोई भी मतलब रोक टोक ना हो, व्यक्ति कुछ भी अपने मन से बिना रस के बिना अलंकार के अपनी कविता लिख सकता हो। आइए हम लोग अब सारांश पर आते हैं। यह दंत्रित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। यह दंत्रित मुस्कान में एक बच्चा है, छोटा सा बालक है ना, और वो बालक जो है जब कवि के सामने आता है तो कवि उसकी मुस्कान को देखकर हतप्रभ हो जाते हैं और उसकी मुस्कान में खो जाते हैं। दंत्रित मुस्कान को देखते हैं और उस दंत्रित मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो जो भाव उमड़े, जो जो विचार आए हैं, उन्होंने इस कविता में उन भावों को, उन विचारों को अनेक बिंबों में क्या होता है, दृश्य है ना, सीन, अनेक दृश्यों के माध्यम से प्रकट किया है। बिंब 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो ये जानेंगे। ऐसे यहाँ पर दृश्य बिंब जो है प्रस्तुत हुआ, जहाँ दृश्य की भांति जो है कविता को दिखाया जाए वो दृश्य बिंब कहलाता है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। मतलब जो बच्चे की दंत्रित मुस्कान है उसमें क्या छिपा हुआ है, सुंदरता, उस सुंदरता में जीवन का क्या छिपा है, संदेश छिपा हुआ है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी क्या हो जाए, पिघल जाए। मतलब इस सुंदरता में बच्चे की दंत्रित मुस्कान, जो नए नए जो दांत निकलते हैं जब मुस्कुराता है बच्चा, तो उस मुस्कान की सुंदरता में जब व्यक्ति जो कठोर हृदय वाला है, जो जिसका हृदय पत्थर का है, वो उसका हृदय भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। उसके हृदय में भी ममता करुणा की धारा बह उठती है। मतलब पत्थर से पानी पैदा हो जाता है।
इस दंत्रित मुस्कान की शोभा यानी मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। मतलब जब कवि की आंखें बच्चे की आंखों से टकराती हैं तब बच्चा मुस्कुरा उठता है और उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो ये कविता है। एक और कविता है फसल कविता, इसका अलग सारांश यहाँ पर। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। फसल का नाम आप जब सुनते हैं तो आपको खेतों का दृश्य याद आ जाता होगा और उन खेतों में लहलहाते फसलों की याद आती होगी। परंतु फसल क्या है, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, उसे यहाँ बताया गया है कविता फसल में। ठीक है ना। मतलब फसल क्या है, फसल किसका रूप है, किसकी देन है, फसल में क्या क्या तत्व होते हैं जो फसल को फसल बनाते हैं। मिट्टी हो गया, वायु हो गई आपकी, उसके बाद सूर्य हो गया, ये सब फसल के को उपजाने वाले तत्व होते हैं। और फसल को जो पैदा करने वाले और जो जैसे किसान का परिश्रम हो गया, ठीक है ना। तो इन लोगों ने जो योगदान दिया है उन तत्वों की बात करेंगे, उन मनुष्यों की बात करेंगे जिन्होंने फसल को पैदा किया। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से सृजन संभव। सृजन मतलब क्या होता है, मतलब निर्माण। ठीक है। अगर प्रकृति और मनुष्य मिल जाए तभी जाकर क्या हो सकता है, सृजन मतलब निर्माण हो सकता है। बिना प्रकृति और बिना मनुष्य के सहयोग के प्रकृति का निर्माण यानी सृजन संभव नहीं है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को क्या बनाती है, प्रभावशाली बनाती है। ये कविता जो है जो लिखी गई है फसल, वो कैसी है बताइए, वो लय से बंधी हुई कविता है और गति यानी चलती हुई है, रुकती नहीं है कहीं पर। कहना ना होगा यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जा रही, जहाँ लोग वस्तुओं के उपयोग यानी वस्तुओं के उपयोग पर बल देना क्या कहलाता है, उपभोक्ता संस्कृति। जहाँ दुनिया वस्तुओं के चकाचौंध के पीछे भाग रही है, वहीं ये कविता हमें कहाँ ले जाती है, कृषि संस्कृति की ओर, यानी खेती खलिहान की ओर ले जाती है कविता। आइए बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पहली कविता है यह दंत्रित मुस्कान। अब इसका भावार्थ आप अच्छे से समझेंगे। कवि कहता है, तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान। बच्चे की ओर संबोधित करता है कवि और उससे कहता है कि ऐ बच्चे, तुम्हारी जो दंत्रित मुस्कान है वो मृतक यानी मृत व्यक्ति में भी क्या डाल देगी, जान डाल देगी। मृतक का अर्थ यहाँ मरा हुआ नहीं है। मृतक का अर्थ होता है यहाँ पर जो व्यक्ति निराश हो चुका है, अपने जीवन से हार चुका है, ठीक है ना, अंधकार में चला गया है, उस व्यक्ति की यहाँ बात की गई है। तो निराश व्यक्ति के जीवन में भी आशा की किरण कौन जगाती है, बच्चे की दंत्रित मुस्कान। अर्थात मृतक में भी क्या डाल देती है उसकी मुस्कान, जान डाल देती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। बच्चे जो होते हैं ना, वो धूल कीचड़ में ये सब खेलते रहते हैं। तो ये बच्चा भी जो है, जो कवि के सामने है, इसका जो शरीर यानी गात जो है वो धूल और कीचड़ से क्या है, लथपथ, अर्थात धूली धूसर है, धूल और कीचड़ से लथपथ है उसका पूरा शरीर। तो उसके शरीर को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर जो है वो कमल के समान है। किसके समान है, कमल के समान है, जो कहाँ खिला हुआ है, कीचड़ में खिला हुआ है। तो वहाँ ये कहते हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारे धूल और कीचड़ से लथपथ शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तालाब में खिलने वाला कमल कहाँ खिल उठा है, मेरी झोपड़ी में खिल उठा है। आगे बढ़ते हम लोग। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मतलब क्या होता है, स्पर्श पाकर। पाषाण मतलब हृदय, पत्थर हृदय अर्थात कठोर व्यक्ति। तो परस पाकर मतलब तुम्हारे एक स्पर्श मात्र से, तुम्हारे छूने मात्र से ही कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर क्या बन जाए, पानी बन जाए। अर्थात उसके हृदय में करुणा के भाव का संचार हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए बच्चा है ना, यहाँ पर कवि है, देखिए ये नागार्जुन जी हैं और ये बच्चा है जो दंत्रित मुस्कान लिए हुए है और उसकी माँ है। आगे बढ़ते हम लोग। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब यहाँ बच्चे की बात की गई है कि बच्चा जब बांस और बबूल जो कैसे होते हैं, कटीले वृक्ष होते हैं, ठीक है ना, जो कांटों से भरे होते हैं,
है ना। अगर ये बच्चा उन कटीले वृक्षों को भी छू दे ना तो उनसे शेफालिका के सुंदर और सुगंधित पुष्प झड़ने लगते हैं, अर्थात उसके स्पर्श मात्र से ही कटीले और कैसे निराशा से भरे हुए, है ना। यहाँ जो पेड़ हैं वे बांस बबूल नहीं है। कविता मतलब क्या, कविता का जो शब्द है वो अलग होता है और उस शब्द का अर्थ अलग होता है, और अर्थ अलग है तो भाव भी अलग है। तो यहाँ भाव बांस बबूल कौन हुए, जो निराशा में जो डूबे हुए व्यक्ति हैं उनकी बात की गई है कि जिनके जीवन में केवल कठिनाइयाँ हैं, कांटे ही कांटे हैं। तो जो व्यक्ति इस बच्चे को छू लेता है या बच्चा उस व्यक्ति को छू ले, उसके संपर्क में आए, तो उसके जीवन से सुख रूपी पुष्प की वर्षा होने लगती है। कैसी वर्षा, सुख रूपी यानी सुख, है ना, सुख से भरा हुआ यानी सुख रूपी पुष्प यानी फूलों की वर्षा होने लगती है। मतलब बांस और बबूल के पेड़ों से भी शेफालिका का जो है बहुत सुंदर पुष्प है, फूल का नाम है, उसके फूल मतलब किस जड़ने लगते हैं, बांस और बबूल के पेड़ों से। तो मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि की ओर लगातार बच्चा देख रहा है, इसीलिए कवि कहते हैं कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। बच्चा कैसे पहचानेगा, क्योंकि कवि तो अचानक उनके सामने आ गया ना। बच्चे जब अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो लगातार उन्हें देखते रहते हैं। अनिमेष में क्या होता है, लगातार एकटक देखना। तो वही कवि कह रहे हैं कि लगता तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए तुम मुझे क्या कर रहे हो, लगातार देख रहे हो। क्या तुम मुझे लगातार ही देखते रहोगे, थक गए हो, आंखें लूं मैं फिर। मुझे लगता है कि तुम लगातार मुझे देख रहे हो और इस क्रिया में तुम्हारी आंखें क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हैं। तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी आंखों से अपनी आंखें क्या कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो ना सके परिचित पहली बार, कोई बात नहीं है। बच्चे से मिलना जुलना जरूरी होता है, उसको पहचानने के लिए उसके साथ समय गुजारना पड़ता है। लेकिन कभी तो अचानक चला आया ना, तो बच्चा पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए कभी कह रहे हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। मतलब हम दोनों में परिचय अगर पहली बार में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी है दंतरित मुस्कान, है ना। अब यहाँ माँ की बात की गई है, बच्चे की माँ। अगर बच्चे की माँ नहीं होती तो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। अब बच्चे को जन्म नहीं देती तो कभी आज उस बच्चे से मिल नहीं पाता। तो माँ को यहाँ धन्य यानी महान बताया गया है कि तुम्हारी माँ ही माध्यम है, इनके कारण से मैं तुमसे मिल पाया हूँ, मैं तुम्हारे दंतरित मुस्कान को देख पाया हूँ, उसमें छिपे हुए जीवन को देख पाया हूँ, है ना, सुख को देख पाया हूँ, आशा किरण को देख पाया हूँ मैं। तो तुम्हारी माँ ही वो साधन है जिस साधन के माध्यम से मैं तुमसे मिला हूँ और तुम्हारी इस दंतरित मुस्कान की जो सुंदरता है उसे देख पाया हूँ और उसमें छिपे हुए रहस्यों को भी देख पाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। यहाँ बच्चे को भी महान बताया गया है और माँ को भी महान बताया गया है। माँ को महान क्यों बताया गया है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को 9 माह गर्भ में रखती है, उसे पैदा करती है, पालन पोषण करती है। और बच्चे को धन्य क्यों बताया गया है, क्योंकि बच्चे के कारण से ही जो है कवि भी धन्य हो गया, यानी कवि का जीवन भी महान बन गया। निराशा से जो भरा हुआ कवि था उसके जीवन में भी आशा किरण जग गई। चिर प्रवासी मैं इतर मैं नहीं। चिर प्रवासी मतलब जो व्यक्ति बहुत दिनों तक दूसरे देश में रहता आया हो उसे क्या कहते हैं, चिर प्रवासी। इतर मतलब दूसरा। तो मैं तो परदेसी हूँ, मैं तो बाहरी देश में रहने वाला हूँ, मैं तो दूसरा हूँ तुम्हारे लिए, मैं तो अन्य हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। प्रिय मतलब बच्चे की बात की गई है, अतिथि मतलब कवि। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि के समान हूँ, मेहमान के समान हूँ। मेरा और तुम्हारा कोई संपर्क, कोई कनेक्शन, कोई कम्युनिकेशन तो रहा ही नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, है ना। तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हें वात्सल्य देती रही हैं। मधुपर्क मतलब 5 तत्वों का मिश्रण होता है, लेकिन यहाँ मधुपर्क में क्या होगा, माँ द्वारा दिया गया वात्सल्य, प्रेम, स्नेह भाव, है ना, जो किसे मिलता है, बच्चे को मिलता है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। आप देखते होंगे कि छोटे से बच्चे जो होते हैं जो गोद में खेलते हैं वो माँ की उंगलियों को क्या करते हैं, मधुपर्क की भांति जो है लगातार चूसते रहते हैं, ठीक है ना। तो माँ की अंगुलियों के माध्यम से बच्चे को वात्सल्य मिलता है, प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, ममता मिलती है, बहुत दया करुणा अनेकों भाव मिलते हैं।
तो माँ के माध्यम से तुम्हें मधुपर्क मिलता रहा था, वात्सल्य मिलता रहा। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही श्रीमान। लगातार बच्चा जब देखता है और अचानक से, देखो यहाँ लिखा, देखते तुम इधर कनखी मार, जब अचानक से एक आंखों के इशारों से बच्चा देखता है और उनकी आंखें, बच्चे की आंखें कवि की आंखों से जब आंखें टकराती हैं, आंखें चार होती हैं, तब बच्चा मुस्कुरा उठता है और उस मुस्कान जो सुंदरता उत्पन्न होती है वो कवि को बहुत स्वाभिमान यानी अत्यंत सुशोभित करती है, बच्चे की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। तो ये कविता आपकी खत्म, समाप्त। अब फसल पर हम लोग आते हैं कि फसल आखिर क्या है और फसल को उपजाने में किन किन व्यक्तियों का, किन किन तत्वों का योगदान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेन है आपका। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ नदियों की बात की गई है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी से ही फसल क्या होता है, पैदा होता है। जल वो महत्वपूर्ण तत्व है जिसके माध्यम से फसल पैदा हो। जल अगर ना हो तो फिर फसल क्या, मनुष्य भी जीवित ना रहे, जल ही जीवन है। आगे कौन सा तत्व है देखिए, एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, मतलब करोड़ों करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा, यानी किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा का परिणाम क्या है, फसल है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों किसान मिलकर क्या उपजाते हैं, अपने परिश्रम से फसल को उपजाते हैं, पैदा करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मिट्टी का गुणधर्म मतलब मिट्टी में फसल को पैदा करने की क्या होती है, ताकत होती है, उर्वरा शक्ति होती है। अगर वो गुणधर्म ना हो मिट्टी में तो फसल पैदा कैसे होगी। आपको पता होगा कि बंजर भूमि में फसल पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होती बताइए, क्योंकि उस मिट्टी में कोई गुण होता ही नहीं है, खनिज तत्व जो होते हैं वो वहाँ होते ही नहीं है, इसलिए फसल नहीं हो पाता है। तो यहाँ मिट्टियों का भी गुणगान किया गया है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टियों गुणधर्म है, परिणाम क्या है, वो है फसल है। फसल क्या है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, अगर फसल क्या है। ये तो हम लोगों ने बात की उन तत्वों की जिन तत्वों के माध्यम से फसल पैदा होता है। कौन कौन से बताइए। पहला यहाँ पर दिया गया आपका, देखिए यहाँ दिया गया नदियों के पानी का जादू और किसानों की मेहनत परिश्रम। दूसरा क्या है, मिट्टी के गुणधर्म है। अगला प्रश्न यहाँ है कि फसल क्या है, परीक्षा में प्रश्नार्थ में फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है, वो नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पर। भले दिया गया और तो कुछ नहीं है, लेकिन है तो बहुत कुछ। क्या क्या है बताइए, फसल क्या है। पहला देखिए, नदियों के पानी का क्या है, जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये मिट्टियों के प्रकार हैं, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, बलुई मिट्टी, चीनी मिट्टी, बहुत तरह की मिट्टियाँ होती हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में। तो हजारों लाखों करोड़ों मिट्टियों की परिणाम है गुणधर्म क्या है, फसल है। रूपांतर है सूर्य की किरणों का, यानी सूर्य की किरणें जो हैं, है ना, सूर्य की किरणों के माध्यम से जो है फसल पैदा होता है। आपको पता होगा, ये पढ़ा होगा आपने फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, कि जब सूर्य की किरणें कहाँ पहुँचती हैं, फसल पर पड़ती हैं, तब वह उस किरण से जो है अपने लिए भोजन बनाता है। उसी भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सूर्य की किरणों के माध्यम से फसल जो है अपना भोजन बनाता है। तो सूर्य की किरणों का रूपांतर कौन है, फसल। दूसरा रूप, रूपांतर में क्या होता है, दूसरा रूप, मतलब हुबहू, फोटोकॉपी, जेरॉक्स, कौन है बताओ, फसल। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा है ना, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। हवा अगर ना होती तो हम सांस कैसे लेते। जब हवा के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता तो फिर फसल कैसे जिंदा रहेगी। आप फसल को घर में लगाओ, क्या लग पाएगा, कभी नहीं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो घर में लगते हैं, लेकिन उनको भी हवा की ज़रूरत होती है, ऐसी बात नहीं है। भले बिना धूप के वो रह लेते हैं। अलग अलग बहुत तरह के पौधे होते हैं जो घर में लगाए जाते हैं, है ना, होम प्लांट जो होते हैं। लेकिन हवा के बिना ऐसे सामान्य फसल, सामान्य मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। तो हवा की जो थिरकन है, यानी हवा में जो तत्व हैं जिनके कारण जो है फसल जीवित रहता है। तो फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, और मिट्टी का गुणधर्म है, और रूपांतर है किसकी, सूर्य की किरणों का, और हवा की थिरकन का सिमटा हुआ क्या है, संकोच है। यानी हवा जब चलती है तो फसल सिमट जाता है, शर्मा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।